कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में, जहां गाज, नेथन और टेरी नाम के 3 जवान लड़के गाड़ी में बैठे थे। इस वक्त वो बूढ़े डॉक्टर रिचर्ड और उसकी पत्नी एलन के घर पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि आज वो इस घर में चोरी करने वाले थे। टेरी ने अपने दोस्तों को बताया था कि रिचर्ड हर फ्राइडे अपनी पत्नी को डिनर के लिए बाहर ले जाता है, इसलिए आज उनके पास घर में चोरी करने का सुनहरा मौका है। वो रिचर्ड और एलन के बाहर जाने का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक नेथन की गर्लफ्रेंड मैरी वहां आ गई। वो नेथन पर गुस्सा करने लगी क्योंकि नेथन बिना पूछे उसकी गाड़ी ले आया था और मैरी को काम पर जाने के लिए देर हो रही थी। पर नेथन ने कहा कि अभी उसे कुछ घंटों के लिए गाड़ी की जरूरत है। कुछ ही पलों में रिचर्ड और एलन घर से निकल गए और वो तीनों चोरी के लिए तैयार हो गए। मैरी समझ गई कि माजरा क्या है और उसे देरी भी हो रही थी, इसीलिए वो गाड़ी ले जाने लगी। मगर नेथन ने उसे समझाया कि वो बस 20 मिनट में लौट आएंगे। आखिरकार मैरी गाड़ी में ही बैठकर उनका इंतजार करने लगी और नेथन गाड़ी की चाबी साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। फिर वो तीनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो टेरी ने एक पौधे के नीचे से चाबी निकाली और वो ताला खोलकर अंदर घुस गए। नेथन और गाज ने टेरी से पूछा कि पैसों से भरी तिजोरी है कहाँ, मगर टेरी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सुनकर बाकी दोनों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि टेरी उन्हें ये बोलकर यहाँ लाया था कि घर में पैसों से भरी एक तिजोरी है। असल में टेरी की माँ इस घर में नौकरानी का काम करती थी और उन्हीं से टेरी को इस तिजोरी के बारे में पता चला। इधर गाज ने गुस्से में पूरे घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जल्द ही वो एक कमरे में पहुंचे जहाँ केट नाम लिखा था। गाज ने अंदर जाकर उस बच्ची के खिलौनों को बुरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर टेरी बेसमेंट में पहुंचा तो उसे वही तिजोरी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। अब उसने फटाफट अपने दोस्तों को बुलाया और वो तीनों बेहद खुश हो गए। गाज अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लाया था जिससे वो तिजोरी का ताला खोल सके, मगर ये तिजोरी इलेक्ट्रिक थी ही नहीं, बल्कि पासकोड से खुलने वाली मैकेनिकल तिजोरी थी। ये देखकर गाज फिर से गुस्से से भर गया और टेरी पर चिल्लाने लगा, क्योंकि टेरी ने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर टेरी कहने लगा कि मेरी माँ ने कभी ऐसी कोई बात बताई नहीं मुझे। खैर फिर तीनों लड़कों ने मिलकर तिजोरी खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो सही पासकोड का अंदाजा लगा ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद टेरी ने कहा कि भाई नहीं खोल रही तिजोरी, चलो यहाँ से। पर बाकी दोनों लड़के पैसे लिए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं थे। आखिरकार उन्होंने प्लान बनाया कि वो रिचर्ड और एलन के घर वापस लौटने का इंतजार करेंगे, ताकि वो उन्हें बंदी बनाकर तिजोरी का पासकोड पता कर सकें। अबे दोनों बुढ़े ही तो हैं, फट से बता देंगे। इसके बाद वो तीनों ऊपर जाकर टीवी देखकर टाइम पास करने लगे। वहीं बाहर से मैरी चिल्लाकर अपने बॉयफ्रेंड से वापस आने को बोलने लगी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आवाजें सुनकर टेरी ने नेथन से गाड़ी की चाबी मांगी और कहा कि वो मैरी को ऑफिस छोड़कर वापस आ जाएगा, मगर नेथन ने इससे साफ इनकार कर दिया और फिर मैरी को भी अंदर बुला लिया। पहले तो वो इस मसले में घुसने से हिचकिचा रही थी, मगर फिर वो नेथन के कहने पर अंदर आ गई। खैर मौका मिलने पर वो दोनों प्यार में डूबे पंछी गुटरगू करने लगे, पर न जाने क्यों टेरी को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। बाद में गाज को लिविंग रूम में एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी तो उसने टेरी को छेड़ते हुए कहा कि तेरे लिए बढ़िया रहेगी भाई ये लड़की, जिस पर टेरी कहने लगा कि इस तरह का मजाक मत कर भाई, ये रिचर्ड और एलन की बेटी केट है जिसकी कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर मैरी ने अचानक नेथन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर नेथन ने कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो मालामाल होने ही वाले हैं। उसी पल अचानक रिचर्ड और एलन घर वापस लौट आए तो गाज ने तुरंत सबको अपना मुंह ढकने के लिए स्टॉकिंग्स दे दी। मैरी तो यहाँ से बाहर जाना चाहती थी, पर गाज ने उसे जबरदस्ती रोककर स्टॉकिंग पहना दी। फिर जैसे ही रिचर्ड और एलन घर में घुसे तो तीनों लड़कों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे एलन का एक हाथ कांच चुभने की वजह से जख्मी हो गया। इसके बाद लड़के उन्हें बंदी बनाकर लिविंग रूम में ले आए। रिचर्ड एलन के हाथ में लगी चोट को लेकर बहुत परेशान था, मगर गाज ने उसे चिल्लाकर चुप रहने को कहा। तब मैरी ने घर में फर्स्ट एड किट ढूंढी और एलन के जख्मों पर मरहम लगाई। इसके बाद तीनों लड़कों ने रिचर्ड से सारा पैसा उनके हवाले करने को कहा। रिचर्ड ने उन्हें किचन में छुपे कुछ पैसों के बारे में बताया और साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड भी उन्हें थमा दिए, लेकिन लड़के इससे मानने वाले नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उसे तिजोरी का पासकोड बताने को कहा। रिचर्ड ने नाटक करना शुरू कर दिया कि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर तीनों लड़के उन्हें जबरदस्ती घसीटकर बेसमेंट में ले गए और उन्हें तिजोरी के सामने बैठा दिया। ये सब देखकर मैरी काफी घबरा रही थी, इसीलिए उसने कहा कि वो वापस जाना चाहती है, पर नेथन ने उसे समझाया कि वो ये सब उनके होने वाले बच्चे के लिए कर रहा है। इसके बाद उसने फिर से रिचर्ड से तिजोरी का पासकोड पूछा, मगर रिचर्ड तब भी चुप रहा। नेथन ने उसे थप्पड़ तक मार दिया, पर रिचर्ड टस से मस नहीं हुआ। इधर एलन ये सब देखकर काफी डर गई थी
असल में उसे भूलने की बीमारी थी, जिस वजह से वो अक्सर अपने आसपास की चीजों को देखकर ये समझ नहीं पाती थी कि क्या चल रहा है। तब गाज ने अपनी सिगरेट से उसे जलाने की कोशिश की, पर उसके दोस्तों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर गाज ने नेथन को एक चाकू देकर रिचर्ड और एलन को मारने को कहा। तब मैरी ने कहा कि अब बहुत हो चुका, बस मैं जा रही हूँ यहाँ से, और वो गुस्से में ऊपर चली गई। उसने घर में एक फोन ढूंढा और वो बाथरूम में छुपकर पुलिस को फोन करने लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाती, गाज अचानक वहाँ आ गया। वो उसे बालों से घसीटकर बाहर ले आया और उसका सर जोर से शीशे पर दे मारा। नीचे बेसमेंट में सबने मैरी के चिल्लाने की आवाज सुनी, पर नेथन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक रिचर्ड ने टेरी को उसके असली नाम से पुकारा और कहा कि जब तुम्हारी माँ को इस चोरी के बारे में पता चलेगा तो उन्हें काफी दुख होगा। फिर उसने नेथन को भी उसके नाम से पुकारा और कहा कि गाज जैसे पागल आदमी की बातों में मत आओ तुम। रिचर्ड ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है, इस काली जुर्म की दुनिया में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुछ ही पलों में गाज मैरी को बंदी बनाकर बेसमेंट में ले आया और कहा कि वो पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रही थी। अब नेथन ने एक बार फिर एलन की गर्दन पर चाकू रखकर रिचर्ड से पासकोड की मांग की। तभी गाज ने नेथन के कान में कुछ कहा, जिससे वो काफी घबरा गया और उसने धमकी दी कि अगर रिचर्ड ने पासकोड नहीं बताया तो वो एलन की उंगली काट डालेगा। रिचर्ड ने उससे ऐसा ना करने की मिन्नतें की, लेकिन उसी पल गाज ने नेथन पर बंदूक तान दी और कहा कि अगर उसने एलन की उंगली नहीं काटी तो वो उसे गोली मार देगा। अब नेथन के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए उसने मजबूरन एलन की उंगली काट डाली। ये देखकर रिचर्ड को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो अभी भी पासकोड बताने को राजी नहीं हुआ। इधर ये सब देखकर नेथन को एहसास हुआ कि उसने गाज की बातों में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो उसने गाज पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर गई। उन दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, पर अचानक गाज ने नेथन से चाकू छीनकर उसके पेट में घोंप दिया। तब रिचर्ड ने गाज से अपनी रस्सी खोलने को कहा ताकि वो नेथन का इलाज करके उसकी जान बचा सके, पर गाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने कहा कि जब तक रिचर्ड उसे पासकोड नहीं बताएगा तब तक वो उसकी रस्सी नहीं खोलेगा। आखिरकार रिचर्ड ने मजबूरी में उसे पासकोड बता दिया और गाज खुशी खुशी तिजोरी खोलने में लग गया। इधर रिचर्ड ने टेरी को उसकी रस्सियां खोलने को कहा, लेकिन टेरी अब भी नेथन और गाज की लड़ाई के सदमे से बाहर नहीं आया था। जल्द ही हम देखते हैं कि रिचर्ड ने गाज को जो पासकोड बताया था वो गलत निकला। अब उसने एक और पासकोड बताया और इधर मेरी मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्सियां खोल रही थी, पर जब दूसरे कोड से भी तिजोरी नहीं खुली तो गाज गुस्से से आग बबूला हो गया और एक आरी लेकर एलन की ओर बढ़ा। रिचर्ड ने दूर से ही उसे रोकने की मिन्नतें की, मगर गाज ने उसकी एक न सुनी। अब गाज एलन का सर धड़ से अलग करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर मैरी ने पीछे से उसके सर पर हथौड़ा दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मैरी ने रिचर्ड और एलन की रस्सियां खोलकर उन्हें आजाद किया। फिर उसने देखा कि ये बेसमेंट गैराज में जाती है, जहां एक वैन खड़ी थी। उसने नेथन को इस वैन में लेटाकर हॉस्पिटल जाने का फैसला किया, मगर तभी अचानक डॉक्टर रिचर्ड अपनी बंदूक लेकर आ गया और उसने कहा कि कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उसने कहा कि हॉस्पिटल यहाँ से 30 मील दूर है और तब तक नेथन दम तोड़ देगा, इसीलिए जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक उसने खुद नेथन का इलाज करने का फैसला किया। ये सुनकर मैरी और टेरी नेथन को ऊपर ले गए और रिचर्ड अपनी पत्नी को शांत करके उनके पीछे ले आया। इसके बाद उन्होंने नेथन को एक कमरे में लेटाया। नेथन की हालत खराब थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, पर डॉक्टर को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो अपनी पत्नी की कटी हुई उंगली की मरहम पट्टी करने लगा। तब मैरी ने उसे तुरंत नेथन का इलाज करने को कहा तो वो नेथन के पास गया और बिना ज्यादा ध्यान दिए उसके पेट से चाकू निकाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर नेथन को दर्द दे रहा हो ताकि वो जल्द से जल्द मर जाए। अब डॉक्टर ने सबको बाहर जाने को कहा क्योंकि उसे इलाज के लिए शांति चाहिए थी। बाद में टेरी ने मैरी को शांत करने की कोशिश की। उसने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और जब वो रो रही थी तो टेरी ने उसे खूबसूरत कहकर उसे चूमने की कोशिश की, पर इससे मैरी को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो ऐसे मुश्किल वक्त में मैरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने टेरी पर इल्जाम लगाया कि वही चोरी का प्लान बनाकर नेथन को यहाँ लाया था, पर टेरी ने कहा कि ये सारा आइडिया नेथन का था। लेकिन मैरी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि टेरी की माँ यहाँ काम करती थी, नेथन की नहीं, तो सारी जानकारी सीधी सी बात है टेरी को ही होगी। फिर मैरी ने अपनी जुड़वा बहन जेन की बात की। उसने टेरी से कहा कि जेन भी असल में तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो बस तेरे ऊपर तरस खा के तेरी गर्लफ्रेंड बन गई और तेरे परेशान करने की वजह से ही वो घर छोड़कर भागी है। ये सब बातें सुनकर टेरी को इतना बुरा लगा कि वो बच्चों की तरह रोने लगा। खैर फिर मैरी नेथन को देखने गई तो उसने देखा कि उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ा था। रिचर्ड ने कहा कि नेथन अब खतरे से बाहर है और बस आराम से सो रहा है, पर मैरी समझ गई थी कि ये सच तो नहीं है क्योंकि नेथन की सांस ही नहीं चल रही थी।
तब रिचर्ड ने उसकी तसल्ली के लिए एम्बुलेंस को फोन करने का फैसला किया। जब वो हॉस्पिटल में बात कर रहा था तो मैरी ने देखा कि फोन की तार तो कटी हुई थी, यानी रिचर्ड सिर्फ एम्बुलेंस बुलाने का नाटक कर रहा है। इससे वो बेहद डर गई और उसने यहाँ से भाग निकलने का फैसला किया, पर अचानक उसे उल्टी आ गई और वो सिंक की तरफ भागी। उसे देखकर रिचर्ड ने उसे एक गोली दी ताकि वो शांत हो सके, पर मैरी ने गोली लेने से इनकार कर दिया। फिर वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि एलन टेरी को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पिछवाड़े पे इंजेक्शन दे रही थी। घबराकर मैरी ने यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सारे दरवाजे बंद थे। फिर मैरी ने एलन से पूछा कि उसने टेरी को कौन सा इंजेक्शन दिया, तो रिचर्ड ने कहा कि ये उसे शांत करने के लिए बस एक आम सी दवाई थी। अब मैरी परेशान होकर टेरी के पास गई और उससे उसका फोन मांगा, पर टेरी ने कहा कि उसने अपना फोन एलन को दे दिया है। इस पर मैरी काफी चिढ़ गई और उसने टेरी को बताया कि नेथन की मौत हो चुकी है। उसी समय रिचर्ड और एलन ने वहां आकर उन्हें अपने साथ चाय पीने के लिए बुलाया। इसके बाद वो सब डिनर टेबल पर बैठे और रिचर्ड ने अपनी मर चुकी बेटी केट की तस्वीर दिखाकर कहा कि वो बहुत ही प्यारी और नेक दिल बच्ची थी। थोड़ी देर बाद एलन कप से चाय पीने ही वाली थी कि तभी रिचर्ड ने अचानक उसे रोककर कहा कि ये मैरी का कप है। तब एलन ने वो कप मैरी को दे दिया। इसके बाद रिचर्ड ने उन्हें एलन की बनाई हुई एक स्क्रैप बुक दिखाई, जिसमें उन सारी लड़कियों की जानकारी थी जो पिछले कुछ सालों में शहर से लापता हो गई थी। तभी मैरी की नजर अपनी बहन जेन की तस्वीर पर पड़ी तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसका डर हर पल बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उसने अपने फोन की मांग की और कहा कि उसे नेथन की माँ को फोन करना होगा। लेकिन रिचर्ड ने उसे उसका फोन देने से साफ इनकार कर दिया और उसे एक अच्छी बच्ची की तरह चाय पीने को कहा। लेकिन अब मैरी के सब्र का बांध टूट चुका था, इसीलिए उसने गुस्से में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी और रिचर्ड से दरवाजा खोलने को कहा, पर रिचर्ड ने जल्द ही उसे पकड़कर एक कपबोर्ड में बंद कर दिया। उसने टेरी को मैरी पर नजर रखने को कहा और फिर एलन को सुलाने के लिए ऊपर ले गया। बाद में हम देखते हैं कि मैरी बार बार टेरी से दरवाजा खोलने की मिन्नतें कर रही थी, पर टेरी ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वो अब भी उसकी पहले वाली बातों से गुस्सा था। टेरी ने उससे पूछा कि वो सिर्फ नेथन के पीछे क्यों पड़ी रहती है। तभी अचानक टेरी को महसूस हुआ कि उसकी टांगें सुन्न पड़ रही हैं। उसे लगा कि एलन ने गलती से उसे ज्यादा दवाई दे दी। ये सुनकर मैरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि एलन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, पर टेरी तो मानो पूरी तरह से उनके वश में था। जल्द ही उसकी दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसे लगा कि कबर्ड में मैरी की जगह जेन बंद है। वो जेन के साथ बिताए प्यार भरे पलों को याद करने लगा। पहले तो मैरी को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसने जेन बनकर बातें करना शुरू कर दिया। जल्द ही टेरी ने पिघल कर कबोर्ड खोल दिया और मैरी बाहर आते ही ऊपर चली गई। इधर टेरी अपनी टांगों को महसूस नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो जैसे तैसे सहारा लेकर ऊपर पहुंच गया। जल्द ही उसने देखा कि मैरी केट के कमरे की खिड़कियों से बाहर कूदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टेरी को अब भी लग रहा था कि वो जेन है और उसने पूछा कि वो उसे छोड़कर क्यों जा रही है। तब मैरी ने उसे जैसे तैसे शांत किया, पर अचानक टेरी एक बार फिर से उसे चूमने की कोशिश करने लगा। मैरी ने उसी पल उसे धक्का दे दिया, पर तभी अचानक एक स्प्रे कैन उनके कमरे में आ गिरा और खिड़कियों पर लोहे के कवर्स आ गए। कुछ ही पलों में पूरे घर में धुआं भर गया और वो दोनों जैसे तैसे नीचे उतर आए। इतनी मुश्किल घड़ी में भी टेरी को रिचर्ड और एलन की जान की चिंता हो रही थी। खैर मैरी ने खड़े होकर बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर अचानक रिचर्ड और एलन हैजमेट सूट्स पहने हुए धुएं में से उनके सामने आ गए। उन्होंने मैरी पर हमला किया तो मैरी ने भी अंधाधुंध चाकू चलाना शुरू कर दिया। फिर उसने उनकी ओर एक गमला फेंका जो सीधा एलन को जा लगा। मैरी ने तुरंत उसका मास्क उठाकर खुद पहन लिया और एलन को घसीटने लगी, पर इसी दौरान एलन ने उसकी गर्दन में कोई इंजेक्शन घोंप दिया। खैर मैरी जल्द ही उसे घसीटकर किचन में ले गई और उसे ओवन से बांध दिया। उसी पल रिचर्ड ने वहां आकर पीछे से मैरी पर हमला कर दिया, पर मैरी ने डटकर उसका सामना किया और उसे किचन से बाहर धकेल दिया। रिचर्ड ने एक बार फिर से अंदर घुसने की कोशिश की तो मैरी ने इतनी बार उसके हाथ पर दरवाजा मारा कि उसकी उंगली ही कटकर गिर गई। फिर उसने एलन को बंदी बनाकर रिचर्ड से कहा कि एलन की जान के बदले उसे वैन की चाबियां और टेरी को मैरी के हवाले करना होगा। मगर कुछ ही पलों में उसे इंजेक्शन की वजह से चक्कर आने लगे। तभी उसने सुना कि रिचर्ड टेरी के साथ मिलकर कोई प्लान बना रहा है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। आखिरकार रिचर्ड उसकी शर्तें मानने को राजी हो गया
फिर जैसे ही मैरी किचन से बाहर आई तो उसने देखा कि टेरी जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसकी जेब में चाबियां थी। अब वो जैसे तैसे टेरी को घसीटकर वैन में ले गई। फिर वो गैराज का दरवाजा खोलकर यहाँ से निकलने ही वाली थी कि बदकिस्मती से रिचर्ड और एलन एकदम उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसी पल अचानक किसी ने उसके पेट में गोली मार दी और ये कोई और नहीं बल्कि टेरी का ही काम था। फिर रिचर्ड ने मैरी के पास आकर कहा कि पहले वो उसे जिंदा छोड़ने वाले थे क्योंकि उसने गैस से एलन की जान बचाई थी, पर जब मैरी ने एक अच्छी बच्ची की तरह उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। खैर फिर उन्होंने टेरी को अपना काम बखूबी करने के लिए शाबाशी दी और कहा कि उसे तो इनाम मिलना चाहिए। फिर उन्होंने उसे एक व्हील चेयर पर बैठाया और उसे तिजोरी के पास ले गए। आखिरकार उन्होंने तिजोरी खोली तो एक खुलासा होता है कि ये कोई पैसों की तिजोरी नहीं बल्कि एक जेल थी। उसके अंदर मैरी की लापता बहन जेन थी जो केट के कपड़े पहने जंजीरों से बंधी हुई थी। तब रिचर्ड ने खुलासा किया कि केट की मौत के बाद एलन को बहुत गहरा सदमा लगा था, इसलिए उन्होंने कई लड़कियों को अगवा किया ताकि वो केट की कमी को पूरा कर सकें, पर कोई भी लड़की केट की जगह नहीं ले सकी। आखिरकार जब उन्होंने जेन को पकड़ा तो उनकी तलाश पूरी हुई। इधर मैरी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपनी बहन जेन की आखिरी झलक देखी और वहीं दम तोड़ दिया। उधर रिचर्ड ने टेरी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेन के साथ जेल में बंद कर दिया। इस घटना के एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि टेरी की मां रिचर्ड के घर का काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रही थी। रिचर्ड और एलन उसी बगीचे में काम कर रहे थे जहां उन्होंने मैरी, नेथन और गाज की लाशें छुपाई थी। कुछ ही पलों में टेरी की मां ने उन्हें बताया कि टेरी एक हफ्ते से घर नहीं आया है। ये सुनकर रिचर्ड ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जवान लड़के अक्सर कुछ समय के लिए घर से भाग जाते हैं। टेरी की मां ने भी हामी भरते हुए कहा कि वो जल्द ही वापस आ ही जाएगा। उसके जाने के बाद रिचर्ड और एलन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो कैसी लगी ये खतरनाक सी स्टोरी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।